को लेकर, क्योंकि एक बार फिर से बिना परीक्षा दिए आईएएस बनने वाला ये सिस्टम यानी कि लेटरल एंट्री को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं। कुछ दिन पहले भी इसको लेकर चर्चाएं पुरजोर तरीके से हुई थी, क्योंकि जैसे ही यूपीएससी की तरफ से एक विज्ञापन जारी किया गया जिसमें 45 नियुक्तियां निकाली गई 45 पदों को लेकर, उसके बाद से विपक्ष ने इसका पुरजोर तरीके से विरोध किया और मांग की कि इसमें भी आरक्षण होना चाहिए। ये सरकार का कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉयमेंट है, ये इसको बताया गया और कहा गया कि कहीं ना कहीं सरकार की इसको लेकर मंशा अलग है, आरक्षण नहीं देना चाहती है। हमने देखा कि केंद्र सरकार जब इसको विरोध किया गया इसका, तो केंद्र सरकार ने यूपीएससी से वो विज्ञापन वापस लेने के लिए कह दिया, यानी कि फिर वो लेटरल एंट्री जो सिस्टम था वो उस समय के लिए रद्द कर दिया गया। लेकिन एक बार फिर से चर्चा इसी पर इसलिए क्योंकि अब ये समय के अनुसार लेटरल एंट्री होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, लेटरल एंट्री जो सिस्टम है वो सही है या गलत है, और जो भर्तियां निकाली गई थी वो 45 पद, अब उन पर भर्तियां कब होंगी, क्या फिर से लेटरल एंट्री को लेकर कोई चीजें सामने आएंगी या फिर अब इसको परीक्षा के हिसाब से उस पर भर्तियां होंगी, और इसी तमाम सवालों पर चर्चा करेंगे। चर्चा की शुरुआत हमारे खास मेहमानों के साथ करेंगे। कल्पना शर्मा जी, राजनीतिक विशेषज्ञ, वरिष्ठ पत्रकार हमारे बीच मौजूद है। कल्पना जी बहुत स्वागत है। राजनीतिक विशेषज्ञ, वरिष्ठ पत्रकार शैलेंद्र मिश्रा, शैली जी हमारे बीच मौजूद है। शैलेंद्र जी बहुत स्वागत है। राजनीतिक विशेषज्ञ, वरिष्ठ पत्रकार उपेंद्र तिवारी जी हमारे बीच मौजूद है। उपेंद्र जी बहुत स्वागत है। शुरुआत शैलेंद्र जी आपके साथ में करना चाहूंगी, और सबसे पहले प्रतिक्रिया आपसे इसी पर, कितना कारगर साबित होगा लेटरल एंट्री, क्योंकि शुरुआत से चला आ रहा है लेटरल एंट्री। अगर हम भारत को छोड़कर बाकी देशों की भी बात करें तो वहां पर भी लेटरल एंट्री का सिस्टम है और कहीं ना कहीं बेहद ठीक साबित वहां पर यह हो रहा है। फिर भारत में आजादी से पहले वाली प्रैक्टिस क्यों चली आ रही है, और भारत में लेटरल एंट्री को लेकर, क्योंकि ऐसा नहीं है कि केंद्र सरकार इसको पहली बार इसके जरिए नियुक्तियां निकाली हों, पहले की जो सरकारें हैं उन सरकारों में भी इसको लेकर नियुक्तियां निकाली गई हैं। क्या लग रहा है आपको, कितना कारगर ये साबित होता? देखिए ऋषिका जी, लेटरल एंट्री की जो बात और जो बहस चल रही है उसको सीधे मायने में समझा जाए तो लेटरल एंट्री एक आवश्यकता है, वो समय की आवश्यकता है। जिस प्रकार से पूरा विश्व में तकनीक का उपयोग हो रहा है और जिस प्रकार से प्रतिस्पर्धा बढ़ी है, इन सब कंडीशंस में लेटरल एंट्री में जो फायदा मिलता है किसी भी गवर्नमेंट को, किसी व्यक्ति को चुनने का, वो एक पर्टिकुलर किसी विषय का जो एक्सपर्ट व्यक्ति है, जैसे हम लोग भी देखते हैं कि समय समय पर एक्सपर्ट्स की राय ली जाती है अलग अलग घटनाक्रमों में, चाहे वो कोई भी क्षेत्र हो और खासकर आर्थिक क्षेत्र हो या कुछ और मामले होते हैं, वहाँ पे विशेषज्ञों की राय ली जाती है। तो जब कोई एक अनुभवी व्यक्ति किसी कार्य क्षेत्र में लंबे समय से किसी क्षेत्र में कार्य कर रहा है, एक विषय विशेषज्ञ के रूप में जब वो उभर के आ जाता है और उसका एक्सपर्टाइज हो जाता है, तो ऐसे लोगों को गवर्नमेंट आमंत्रित कर लेती है। कहीं पहले आप जो बात कर रही हैं, पहले सलाहकार के रूप में लिया जाता था, अभी केवल फर्क इतना हुआ है कि सलाहकार के अलावा डायरेक्टर और डिप्टी डायरेक्टर, उप सचिव वाली जो बातें हो रही हैं, ये निर्णय लेने वाली पोस्ट हैं। तो पहले सलाहकार होते थे, निर्णय लेने वाली पोस्ट पे बहुत ना के बराबर नियुक्तियां होती थी। अब जो है, अब गवर्नमेंट चाहती है कि निर्णय लेने की क्षमता बढ़ाई जाए, तो इसलिए जो लेटरल एंट्री की बात की जा रही है वो इसलिए ये आया है। तो मतलब एक साधारण सी बात जो अपने दर्शकों को भी समझ में आए, उदाहरण के लिए विलक्षण सक्सेना जी हमारे साथ में, ये विधि विशेषज्ञ हैं, ये सामान्यता तो सलाह देते हैं, लेकिन जब गवर्नमेंट को ऑफिशियली लग रहा है कि भाई कि ये जो जिस प्रकार से लॉ में चेंजेस आ रहे हैं, साइबर लॉ के बहुत सारे मामले आ रहे हैं, तो जब पूरा विश्व कनेक्ट होता है आपस में, तो उस टाइम जो अधिकारी जो आज अपॉइंट होके गया वो 20 साल बाद किसी बड़े पद पे पहुंचता है, तो तब तक तकनीक में भी बहुत परिवर्तन आ जाता है, बहुत सारे चुनौतियां बढ़ जाती हैं, कॉम्पिटिशन आ जाते हैं, नई टेक्निक्स आ जाती हैं। तो ऐसे समय पे जो विशेषज्ञों की जो राय होती है, जब वो पुख्ता राय कब तब्दील होगी, जब वो गवर्नमेंट के साथ काम करेगा। तो ये जो लेटरल एंट्री है, मुझे लगता है कि इसमें कोई तकनीकी खामी हो सकती है, कुछ चीज़ें बढ़ाने घटाने की आवश्यकता हो सकती है, लेकिन लेटरल एंट्री का जो बात है वो गलत नहीं है। इसमें अगर विषय विशेषज्ञ अलग अलग क्षेत्रों से एक बिल्कुल ट्रांसपेरेंट तरीके से अगर गवर्नमेंट अपॉइंट करती है तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हाँ, कुछ लोगों को इसलिए इसमें एक दिक्कत लग सकती है कि कोई भी व्यक्ति जब वो जॉब में आता है, जैसे मान लीजिए यूपीएससी से उदाहरण लें, तो कोई एक आईएएस सेलेक्ट होता है, वो अपनी सेवा की शुरुआत
एसडीएम के पद से करता है, जो प्रोबेशन पीरियड होता है। उसके बाद वो किसी जिले में अपॉइंट होता है, फिर सरकार उसे सेक्रेटरिएट में रखती है, फिर आने वाले कुछ सालों बाद उनको डेपुटेशन पे केंद्रीय सेवाओं में भी भेजा जाता है, अगर वो केंद्र कैडर का नहीं है तो वो एक डिसीजन वाला जो पद आता है ऊंचे लेवल पे, जब केंद्र की सरकार काम करती है तो वहां पे अमूमन किसी व्यक्ति को पहुंचने में 20 वर्ष लग जाते हैं। बिल्कुल। तो इसीलिए जो सरकार है वो जो 15 वर्षों का जो अनुभव बता रही है कि किसी भी प्राइवेट क्षेत्र में या जो पीयूसी वगैरह है गवर्नमेंट के या राज्य शासन के जो उपक्रम है, वहां का अगर कोई व्यक्ति आता है, 15 वर्ष का अनुभव है और वो उस विषय में एक्सपर्टाइज है उसका, तो उसको मौका दिया जाएगा। तो मेरी नजर में आरक्षण को लेकर क्यों मांग की जा रही है? देखिए यहाँ पर भी वो ये कह रहे हैं कि आरक्षण की मांग नहीं होती, लेकिन जो नियुक्तियां जिन पदों पर निकाली जा रही हैं उनकी संख्या काफी बड़ी है। 45 पदों पर नियुक्तियां निकाली जा रही हैं, इसलिए आरक्षण की मांग हो रही है। और केंद्र सरकार, जब हम देखें भारतीय जनता पार्टी की अगर हम बात करें, तो जो सहयोगी दल है वो भी इसको लेकर मुखर होते हुए नजर आए। देखिए, विपक्ष का काम है समर्थन करना और विरोध करना। विपक्ष को अगर कोई कमी दिख रही है, कोई उनको लगता है कि सरकार को इसमें चेंजेस करना चाहिए, इसलिए वो बात कर रहे हैं। अब जो रिजर्वेशन की बात है, देखिए लगभग 24 डिपार्टमेंट में 43-45 पोस्ट निकाली गई हैं अराउंड, है ना। तो अब यहाँ पे गवर्नमेंट किसको लेना चाहती है, उसमें उन्होंने जो सिस्टम डेवलप किया हुआ है कि किन किन पैरामीटर्स को पार करके कोई व्यक्ति आएगा, ऐसा तो है नहीं कि डायरेक्टली पहले से नाम सेलेक्ट करके रखा है, ऐसा नहीं है। पर्टिकुलर उस क्षेत्र के एक से ज्यादा भी लोग हो सकते हैं, प्रतिस्पर्धा वहां भी है। रिजर्वेशन का एक मामला है, उस पर मैं टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा। ठीक है शैलेंद्र जी, लेकिन देखिए कहीं ना कहीं इसको लेकर विवाद इसीलिए हुआ, जैसे कि आपने कहा कि लेटरल एंट्री समय की जो है आवश्यकता है, लेटरल एंट्री होना चाहिए, क्योंकि बाकी अन्य देशों में भी हो रही है तो फिर भारत में क्या ही दिक्कत है, और क्योंकि पहले की सरकार भी करती है। लेकिन जो विवाद है पूरा वो आरक्षण को लेकर ही था। हमारे बीच दो और मेहमान ऋषिका जी, माफ कीजिए, जो पहले की सरकार करती हुई आ रही है, इसमें थोड़ा सा ये ख्याल रखना होगा। 1971 में पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जब प्रोफेसर थे, तब उनकी भी आर्थिक सलाहकार के रूप में सेवाएं ली गई थी। तो वो मैंने जो सलाहकार शब्द जो बताया, सलाह देना एक अलग बात होती है और डिसीजन करना एक अलग बात होती है। अभी जो बात हो रही है वो की पोस्ट की बात हो रही है, वहाँ पे डिसीजन देने की बात आएगी, इसलिए इतना विवाद हो रहा है। ठीक है शैलेंद्र जी, हमारे बीच दो और मेहमान जुड़ गए हैं, राजनीतिक विशेषज्ञ वरिष्ठ पत्रकार विलक्षण सक्सेना जी। विलक्षण जी, बहुत स्वागत है। और इसी के साथ राजनीतिक विशेषज्ञ वरिष्ठ पत्रकार योगीराज योगेश जी हमारे बीच मौजूद है। योगीराज जी, बहुत स्वागत है। आपके पास भी आऊंगी, लेकिन उससे पहले कल्पना जी मैं आपके पास आना चाहूंगी और सीधा सवाल मेरा यही रहेगा आपसे। जिस तरह से अभी शैलेंद्र जी ने बताया, उसी बात को मैं आगे भी बढ़ाना चाहूंगी। उन्होंने कहा कि पहले की सरकार जब इस तरह की लैटरल एंट्रीज निकालती थी तो वो सलाहकार होते थे, पर अब जो अपॉइंट किए जाएंगे वो डिसीजंस लेंगे, इसलिए विवाद किया जा रहा है। दूसरा, मैं आरक्षण को लेकर आपकी प्रतिक्रिया इस पर चाह रही थी, क्योंकि सिर्फ विपक्षी विरोध नहीं कर रहे थे, एलजेपी और जेडीयू की भी अगर हम बात करें तो वो भी इसको लेकर मुखर होते हुए नजर आए थे कि इसमें रिजर्वेशन देना चाहिए, आरक्षण देना चाहिए। और इसके साथ दूसरा मेरा सवाल आपसे ये रहेगा कि ये जो 45 पद पर नियुक्तियां निकाली गई थी, इसको लेकर अब दूसरा कोई और विकल्प क्या है? अब इसको किस तरह से मैनेज किया जाएगा, ये जो 45 पद पर नियुक्तियां निकाली गई थी? देखिए ऋषिका, सबसे बड़ी बात है, आरक्षण से शुरुआत कर देते हैं। ये पद इस तरह के पद हैं कि वो क्रीमी लेयर वाले पद हैं, जहाँ पर जाने के लिए आपकी सिर्फ आप कितने काबिल हैं वो मायने रखता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर आरक्षण की चीज़ों को ना उठाया जाए तो ज़्यादा बेटर होता है। बहुत सारे ऐसे, क्योंकि देखिए आईएएस की जो है रैंकिंग है, जो चीज़ें हैं, उसको कहीं भी इफेक्ट करने की बात नहीं हुई है। कोई ऐसा व्यक्ति जो योग्यता रखता है, जो डिजर्विंग है, जो बाकी पैरामीटर्स को पार करता हो, वो व्यक्ति वहाँ तक पहुँचेगा। और सबसे बड़ी बात, ये पद पहली बार नहीं भरे जा रहे हैं, इससे पहले भी हमेशा से होते आए हैं, लेकिन पारदर्शिता फर्स्ट टाइम आई जब इसको यूपीएससी के थ्रू करने की बात आई। तो ये अपने आप में बताता है कि सरकार कहीं ना कहीं इस चीज़ को बहुत ट्रांसपेरेंसी के साथ करना चाहती है, क्योंकि चाहती तो बैकडोर से एंट्री पहले भी होती ही आई है, सरकार ने भी करी है, तो वो भी चाह के कर सकती थी और कोई रोक टोक थी नहीं। लेकिन ये एंट्रीज वो चाहती थी कि इसमें पारदर्शिता आए, हमारे पास कुछ ऐसे कैंडिडेट निकल कर आए जो कहीं ना कहीं उस चीज़ में कुछ स्पेशल, कुछ ऐसी चीज़ें हमको बताएं जो हमारे देश के विकास में काम कर सके। आप देखिए, हमारा जितना भी इस आईएएस लॉबी से काम कराने का जो टेक्निक थी, वो कहीं ना कहीं यूनाइटेड किंगडम से हमने ली। वहाँ की टेक्नोलॉजी यही थी, उसी के अकॉर्डिंग हमने इस पे काम करना शुरू करा। लेकिन
वो चीज़ भी बहुत पहले समझ गए, उन लोगों ने भी इस बात को समझा कि कहीं ना कहीं इसकी वजह से बहुत सारी चीज़ें इफेक्ट होती हैं। क्योंकि देखिए, एक मात्र आईपीएस है, वो पुलिस विभाग के साथ काम करता है। जो आईएफएसओ वो भी है, उसका एक अलग विभाग होता है। लेकिन एक आईएएस है, जिसको हम सिंपल भाषा में अगर समझें तो वो एक जर्नलिज्म की तरह काम करता है, जैसे एक जर्नलिस्ट होता है, क्योंकि वो सब विभागों को थोड़ा थोड़ा जानता है। तो ऐसे विभाग में कितने कितने पद हुए और कितने लोगों की एंट्री हुई, अगर आप ऋषिका इस पे गौर करेंगी तो आप देखेंगे कि 1999 से लेकर 2006 तक हमारे यहाँ जिसकी वैकेंसी हमारे यहाँ 160 180 होनी चाहिए थी, वो घट करके 56 हुई। तो हमारे देश में आईएएस की अपने आप ही कमी होती चली गई। ऐसी कंडीशन में और एक व्यक्ति को वहां तक पहुंचने में 16 साल लग जाते हैं। तो आप एक बहुत लंबा गैप देखेंगी, जिस गैप की वजह से आज वो सीट्स खाली पड़ी है, उस योग्य व्यक्ति की वजह से। हमने बाकी सेक्टर से उन लोगों को चुन चुन के भरने की कोशिश जरूर करी। एक स्टेट को कितना टारगेट दिया जाता है आईएएस और आईपीएस के लिए? 90 लोग, जैसे मैं अपने स्टेट की बात कर लूँ, मेरे स्टेट को एमपी की अगर बात करूँ, 90 आईएएस किसी हमको रिजर्व रखने पड़ते हैं। जब सेंट्रल हमसे डेपुटेशन पे कोई चीज़ मांगे, हमसे आईएएस मांगे, तो हम उनको दे सके। जैसे उत्तर प्रदेश का 136 या 140 के आसपास उनका टारगेट होता है कि इतने आईएएस आपको रिजर्व रखने हैं। जब भी सेंट्रल गवर्नमेंट मांगे आप दें। जब आपके पास रिजर्व कोटा ही नहीं है तो आप देंगे कहाँ? एक बहुत लंबा गैप हुआ। तो ऐसी स्थिति में अगर आप ये कह दें कि सेंट्रल ऐसी स्कीम्स क्यों निकाल के लाई है और इसकी क्या आवश्यकता है, तो इसके पहले हमें क्यों कारण बने, उस चीज को समझ लेना जरूरी था। तो ऋषिका, मैं ऐसा नहीं मानती कि ये चीजें क्यों हुई। दूसरा, टेक्नोलॉजी में बहुत सारे चेंजेस हुए। आप देखिए, कोरोना से पहले हम लोग टेक्नोलॉजी पर इस तरह से बातें नहीं करते थे जिस तरह से आज कर रहे हैं। आप अगर देखिए, अगर हमको कोई ई पेमेंट या ई से संबंधित कोई भी चीज़ करनी है तो हम उसके लिए क्या करेंगे? कोई स्पेशल कोई ऐसे व्यक्ति को ढूंढेंगे जिसमें उस चीज़ ने कोई महारत हासिल करी हो। ऐसे व्यक्ति को ढूंढने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? सिंपल सी बात है। जो आईएएस की अगर मैं बात करूँ, वो एक विभाग का जरूर जानकार हो सकता है, लेकिन उस विभाग में, जैसे अभी शैलेंद्र जी ने जो बात कही, वो उस विभाग की उस तरह से नॉलेज नहीं देगा। जैसे फोन पे का जिसने बनाया, अगर हम उस व्यक्ति से उस चीज को समझे तो हमको बहुत अच्छी नॉलेज मिलेगी। या हम फेसबुक के किसी ऐसे व्यक्ति को, अधिकारी को उठा करके लाएं, या हम उससे बोले कि आप फॉर्म भरिए, हमारे यहाँ आइए, क्योंकि हम तो यहाँ पे पारदर्शिता से व्यक्ति को ले रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत ट्रांसपेरेंसी के साथ एक डिमांड रखी गई, और जिसको लेकर के हर समय जातिगत, हर समय आरक्षण, इन सारे विषयों से ऊपर उठकर, यदि हम देखें, जवाहरलाल नेहरू ने अपने समय में, जब वो उन्होंने एक बात कही थी, यदि आप इतिहास को उठाकर देखें, उन्होंने कहा कि मेरे पास कहीं ना कहीं ऐसे लोगों की कमी थी जो मुझे उस चीज़ में सपोर्ट करते, क्योंकि ब्यूरोक्रेसी कहीं ना कहीं हावी हो जाती है, जिसकी वजह से, क्योंकि देखिए, कोई भी सरकार जब चली जाती है तो नहीं, वही लोग काम कर रहे होते हैं, तो वो सरकार के साथ उस तरह से सामंजस्य कई बार नहीं बिठा पाते। सरकार चाहते हुए कुछ नीतियों में बदलाव नहीं कर पाती। ट्रांसपेरेंसी लाने की कोशिश जो है वो की जा रही थी। ऋषिका, इसमें एक चीज मेरी और ऐड कीजिएगा। आप जानती हैं, अमेरिका में 4000 एक राष्ट्रपति को हक होता है, वो 4000 एम्प्लॉय अपनी तरह से, अपनी चॉइस से भर सकता है। ऐसे ही हर स्टेट, हर राज्यों, देशों में ये होता है। तो भारत के पास कुछ अधिकार ऐसे होना चाहिए। ठीक है, देखिए, भारत के पास ऐसे कुछ अधिकार होना चाहिए। जैसे कि मैंने पहले कहा था कि पहले से भी इस तरह की जो चीजें हैं वो होती हुई आई हैं, लेकिन इस बार विवाद आरक्षण को लेकर, विवाद इसलिए भी, जैसे कि अभी शैलेंद्र जी ने कहा था कि पहले सलाहकार हुआ करते थे, पर अब उसे पूरी तरह से डिसीजन मेकिंग बनाया जा रहा है। उपेंद्र जी, मैं सीधा आप ही के पास आ रही हूँ ये सवाल लेकर कि अब जिस तरह से लेटरल एंट्री को लेकर हमने देखा कि 45 जो पदों पर नियुक्तियां हैं वो निकाली जानी थी, उसको लेकर यूपीएससी ने एक विज्ञापन जारी किया, लेकिन जैसे ही विपक्ष ने विरोध किया तो दूसरे ही दिन केंद्र सरकार ने यह ऑर्डर दे दिया कि उस विज्ञापन को रद्द कर दिया जाए, उसे वापस ले लिया जाए। तो उसे वापस तो ले लिया गया, लेकिन अब उस 45 पदों को लेकर चर्चा हो रही है। सर, पहले सलाहकार थे और अब इसे डिसीजन मेकिंग बनाने की कोशिश की जा रही है। अगर अब इसे इस तरह से डिसीजन मेकिंग बनाने की कोशिश की जा रही है और इसमें आरक्षण की मांग की जा रही है, तो कैसे इसमें फिर आरक्षण दिया जाएगा? इस पर आप जवाब दीजिए ना। दूसरा, जिस तरह से बात की जा रही है कि जैसे अभी अमेरिका का जिक्र किया, अमेरिका हो, ब्रिटेन हो, तमाम जगहों पर लेटरल एंट्री की बात की जाती है। जब भी सरकारें चेंज होती हैं तो जो उनकी सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव होती है वो अपने आप चेंज हो जाती है, क्योंकि लेटरल एंट्री का सिस्टम वहां पर है। 40 से 50% तक वहां पर लेटरल एंट्री से एंट्रीज होती हैं। तो यहाँ पर इंडिया में अब क्या कुछ परिस्थितियां देखने को मिलेंगी? और ये जो सवाल मेरा पहले था सर, उस पर प्रतिक्रिया अपनी दीजिए ना, कि अगर अब डिसीजन मेकिंग इसको बनाने की कोशिश की जा रही है तो उन 45 पदों को लेकर क्या स्थिति है, उसमें आरक्षण कैसे दिया जाएगा?
देखिए, आरक्षण की बात तो केवल राजनीतिक बात है। 140 करोड़ लोगों का देश है। आप जिनके लिए आरक्षण की बात कर रहे हो उसमें कितने लोगों को लाभ दे पाओगे? जिस पद के लिए बात हो रही है उस पद के लिए वंचित आदमी की जरूरत नहीं है, एक्सपर्ट और टैलेंटेड आदमी की जरूरत है। देश को आगे बढ़ाने के लिए, देश को अच्छे से चलाने के लिए, देश की व्यवस्थाओं को व्यवस्थित करने के लिए अलग अलग सेक्टर के अलग अलग एक्सपर्ट्स की सरकार को आवश्यकता होती है। और यदि सरकार के पास किसी भी फील्ड का एक्सपर्ट नहीं है तो वो विभाग चलना मुश्किल होता है। सवाल ये है कि इस बात को जो उन्होंने रिवर्स किया उसको रिवर्स भी नहीं करना था किसी भी दबाव में आके सरकार को। सरकार को पारदर्शिता के आधार पे देश के 45 टैलेंटेड लोगों को चुनना था। वे किसी भी वर्ग के आ सकते हैं, उसमें आरक्षण की बात लाने की क्या ज़रूरत है? टैलेंट जिसके पास है वो आए, उसमें ऐसा तो है नहीं कि सरकार ने ये कहा है कि साहब अपर केडर का व्यक्ति ही आएगा। तो आप जिनके लिए आरक्षण की बात कर रहे हो, क्या उनके पास राष्ट्रीय स्तर पे टैलेंटेड व्यक्ति नहीं है? आप क्या ऐसा शो करना चाहते हो? हर जगह आप आरक्षण की बात करके ये बताना चाहते हो कि हमारे बाकी वर्ग के पास टैलेंट नहीं है। विपक्ष ने विरोध थोड़ी ना किया सर, सहयोगी दलों ने भी तो विरोध किया है इसको लेकर। तो गलत किया है ना। जो भी राजनीतिक दल इस बात का विरोध कर रहे हैं वह इस देश में हर जगह कहीं ना कहीं अपनी संकीर्णता व्यक्त करते हैं। कहीं जब राष्ट्र की बात आती है, राष्ट्र के विकास की बात आती है, राष्ट्र की उन्नति की बात आती है, आज आप देखिए, अगर हम कोई भी संस्थान चलाते हैं तो हम जब भर्ती करता है, कोई भी प्राइवेट संस्थान भी कोई भर्ती करता है तो वो भर्ती करने वाले को देखता है कि भाई ये मेरे काम लायक आदमी है कि नहीं है। तो सरकार को भी तो ये देखना पड़ेगा कि मैं एक बड़ा विभाग किसी व्यक्ति के सुपुर्द कर रहा हूँ, उसके पास वह टैलेंट है कि नहीं। अब स्थिति ये है कि जो लोग सरकार के पास क्रमबद्ध तरीके से आते हैं वो उस पोस्ट खाली है उसके पास उस क्रमबद्ध तरीके में सरकार के पास वह लोग नहीं है। तो सरकार चाहती है जो बाहर का टैलेंट है, जो बाहर उस सेक्टर में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दे रहे हैं और अपनी जो जानी पहचानी उस क्षेत्र में पर्सनालिटी है, सरकार उसको भर्ती करना चाहती है। ऐसा तो नहीं है सरकार किसी को भी उठा के लाके भर्ती कर देगी। यदि पारदर्शिता के साथ सरकार लेटरल एंट्री के थ्रू एंट्री देती है तो ये कहीं से कहीं गलत नहीं है, ये राष्ट्र के विकास के लिए आवश्यक है। आज आप देखिए, अमेरिका की बात की, आपने अन्य देशों की बात की, वहाँ पे बिना कोई सांसद बने डायरेक्ट एंट्री किसी भी थर्ड पार्टी, जैसे देखा कि ये सीए है लेकिन फाइनेंस में एक्सपर्ट है, ये देश की अर्थव्यवस्था को बढ़िया चलाएगा, तो वो सीए को सीधे फाइनेंस मिनिस्टर बना देते हैं। तो ये हमारे यहाँ भी ये व्यवस्था, लेकिन हमारे यहाँ क्या है, उसको चुनाव लड़ना जरूरी पड़ेगा, सांसद बनना पड़ेगा 6 महीने में। वहाँ सांसद बनने की जरूरत नहीं है 6 महीने में। ठीक है, कहीं ना कहीं जब इंडिया के मॉडल को लेकर बात की जा रही है अन्य देशों की, क्योंकि अगर हम बात करें तो कंपैरेटिवली हमारे इंडिया में देखें तो लैटरल एंट्री को लेकर जैसे वहाँ पर जो व्यवस्थाएं हैं, भारत में भी वैसी व्यवस्थाएं लाने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन कहीं ना कहीं राजनीतिक रंग इसको दिया गया, राजनीतिक चश्मे से इसको देखा गया। विलक्षण जी, मैं सीधा आपके पास आ रही हूँ। अब देखिए, दो बातें यहाँ पर भी हैं। पहले जब यूपीएससी ने इसको लेकर विज्ञापन निकाला तो विरोध होने के बाद सरकार ने इसको वापस लेने का कह दिया। अब जब इसको ट्रांसपेरेंसी के लिए और पूरी पारदर्शिता के साथ किया जा रहा है, क्योंकि कोई भी चीज जब लेकर आई जाती है तो उस पर पुनर्विचार किया जाता है, जब इसको ट्रांसपेरेंसी के लिए लाया जा रहा था तो इसको वापस लेने की क्या जरूरत पड़ गई? दूसरा, अगर इस फैसले को वापस ले लिया गया है तो अब इससे क्या बदलने वाला है? देखिए ऋषिका जी, ये जो एक पर्टिकुलर मुद्दा है जिससे हम देखते हैं कि लैटरल एंट्री के रूप में यहाँ इशू ऑफ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ पॉइंट जिसको हम कह सकते हैं वो सिर्फ लैटरल एंट्री तक ही सीमित नहीं है। अभी तक एक्चुअली इस देश में प्रॉपर डिस्कशन रिजर्वेशन और डायरेक्ट रिक्रूटमेंट या डायरेक्ट एंट्रीज के संबंध में प्रॉपरली शुरू नहीं हुआ। शैली जी ने जैसे राइटली पॉइंट आउट किया, आगे ना पीछे करके सिर्फ हम लैटरल एंट्री तक अपने आप को सीमित क्यों रखें। यंग प्रोफेशनल्स करके एक स्कीम होती है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के कई डिपार्टमेंट्स, नीति आयोग, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल में, डिफेंस में तक होती है, जहां यंग प्रोफेशनल उस पर्टिकुलर इंडस्ट्री के हाईली मेरिटेड यंग लोगों को रिक्रूट किया जाता है कॉन्ट्रैक्चुअल टर्म और बेसिस के लिए कि वो अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करें। ये एक डायरेक्ट रिक्रूटमेंट्स होती हैं। अगर हम सब ने ध्यान से पढ़ा हो तो 2022 में
अगर मैं गलत नहीं हूँ तो अक्टूबर में एक प्रॉपर नोटिफिकेशंस आए थे जहाँ पे सी और डी कैटेगरीज में जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट्स होती थी, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल का ही नोटिफिकेशन है, उसमें रिजर्वेशन की पूरी कैटेगरीज लेड आउट करी गई थी, जिसमें बताया गया था कि 50, और वो पूरा इंदिरा सुहानी जजमेंट जो था उसके अंतर्गत ही पूरा किया गया था, मंडल कमीशन की रिकमेंडेशंस पे किया गया था। लैटरल एंट्री आज अभी जैसे हमारे ऑनरेबल पैनलिस्ट ने सबने बताया ही है कि उसका बेनिफिट्स एक जगह पे आता है कि अब ज़रूरत हो गई है सरकार को मेरिटोरियस लोगों को एडमिनिस्ट्रेशन में लाने की। वो लोग सिर्फ इसलिए एक पद पे नहीं बैठ सकते क्योंकि हायरार्की ऑफ प्रमोशंस होता रहेगा और आगे लोगों को बढ़ते रहना है। एट द टाइम जब प्रधानमंत्री ये कहते हैं कि मिनिमम इंटरफेरेंस मैक्सिमम गवर्नेंस, तो उसके लिए इस तरह की प्रमोशंस, इस तरह की पॉलिसीज जरूरी हैं। जो आपने कही बात की, इसे वापस लेने की क्यों जरूरत पड़ी? सी एट द एंड ऑफ द डे जब हम ये पूरे स्ट्रक्चर को देखते हैं, क्या इसमें कहीं भी तरीके का हम कह सकते हैं, चाहे वो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट्स मेरिट के बेसिस पे हो, चाहे एग्जामिनेशन प्लस इंटरव्यू हो, क्या यहाँ पे किसी भी तरीके का भेदभाव देखा गया है? भेदभाव हम ऐसे व्यक्तिगत रूप से एनालिसिस करके नहीं देख सकते, लेकिन नंबर्स जो हमारे सामने प्रेजेंट किए जाते हैं, क्या सरकार आज की डेट में इस कंफर्टेबल स्थिति में है कि वो बता सके कि लैटरल एंट्री में यंग प्रोफेशनल्स में डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में, चाहे उनका केडर ग्रुप ए ऑफिसर से लेके सी और डी कैटेगरीज में हो, इनमें कितने माइनॉरिटीज या रिजर्व्ड क्लास कैटेगरीज के लोगों को लाया गया, इररिस्पेक्टिव कि उसमें रिजर्वेशन था कि नहीं था? कितनी पोस्टें आज की डेट में रिजर्वेशन के लिए, अगर कोई डायरेक्ट रिक्रूटमेंट यूपीएससी का होता है, जो कि अलग अलग चीजों के लिए होता है, कई प्रोफेशनल कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉयमेंट बताने की कोशिश एलजेपी ये कह रही है कि तो कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉयमेंट था, सरकार ये जो 45 पदों पर नियुक्तियां निकाल रही थी। तो कॉन्ट्रैक्चुअल अगर इसी हिसाब से देखना है कि कॉन्ट्रैक्चुअल एक पर्टिकुलर टर्म के लिए, तो ये तो सेम बात बोलती है। इसी कारण से अग्निवीर को भी क्रिटिसाइज किया जा रहा है, क्योंकि कहा तो यही जा रहा है ना कि आपकी सर्विसेज के लिए आप देश को दोगे, लेकिन उसको परमानेंट नहीं कर सकते। आपके लिए, जैसे अग्निवीर में बोला जाता है कि आप देश के लिए जान दे सकते हो, लेकिन उसको, जैसे राहुल गांधी ने कहा था कि आप उसको शहीद नहीं मानोगे, आप उसको बेनिफिट्स नहीं दोगे, और उसके बाद बस एक इंडस्ट्री बेनिफिट करके उसको मार्केट में छोड़ दिया जाएगा। लैटरल एंट्रीज, यंग प्रोफेशनल, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट्स, इन सब में क्या भेदभाव हो रहा है? ये एक एक्चुअल प्रश्न है जो सरकार द्वारा पूछा जाना चाहिए। सरकार से विपक्ष को भी पूछना चाहिए और हमें ऐसा जनता को भी पूछना चाहिए, और ये तब निकल के आएगा जब इसके नंबर्स हमारे सामने होंगे। अदर देन दैट, अब जब इसका वापस ले लिया गया है तो इसे और ट्रांसपेरेंसी से कैसे किया जाए, इस बात पे आपका सवाल था ऋषिका। ये आज की डेट में अगर कहा जाए कि एग्जामिनेशन प्लस इंटरव्यू का एक प्रॉपर प्रोसेस होता है, जिसमें वेटेज 75% एग्जामिनेशन को दिया जाता है, 25% इंटरव्यू को, इससे ज़्यादा मेरिटोरियस और इससे ज़्यादा क्या कहते हैं ट्रांसपेरेंट सिस्टम बहुत इजीली इंडिया में क्रिएट नहीं किया जा सकता, अनलेस ऑफ कोर्स नीट की तरह यहाँ पेपर लीक हो जाए या ऑलरेडी लिस्ट लोगों के पास पहुँच जाए। लेकिन एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ जंक्चर, जब बात सिर्फ लैटरल एंट्री यूपीएससी के रिक्रूटमेंट कैडर्स, जॉइंट सेक्रेटरीज और इनके ऊपर आती है, तो इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स के नॉमिनेशन भारत के इतिहास में बताता है कि उन्होंने आगे जाकर इस चीज़ का बेनिफिट किया। अभी हम देख ही रहे हैं कि सैम पित्रोदा जी को एज अ कंसल्टेंट लिया गया था, हाँ। एक एडवाइजर के रूप में लिया गया था। ये बहुत ही एक छोटी सी बात कहने की होगी, लेकिन हर मिनिस्ट्री में, हर मिनिस्टर के पास इंडस्ट्री एक्सपर्ट फील्ड्स लेते ही हैं, एडवाइजरीज आती हैं और उसका बेनिफिट निकलता है। बात जो राइटली पॉइंट आउट करी गई है शैली जी ने भी, कि ये जब लोग खड़े होंगे ऐसी पोजीशन पे जहां डिसीजन मेकिंग हो सके, तो क्या यहाँ पर लोगों का बेनिफिट देखते हुए इनको इंडस्ट्री पे सिर्फ मेरिट पे रखना जरूरी है? और ऐसे डिपार्टमेंट्स, क्योंकि हम देख सकते हैं वैरायटी ऑफ एडवर्टाइजमेंट से 45 जो यहाँ पोस्ट निकली हैं, ये सिर्फ अकेले इंडस्ट्री एक्सपर्ट से नहीं है, बहुत अलग अलग वैरायटीज से भी निकलती हैं। तो क्या ये देखा जा सकता है कि अगर कोई सोशल इंजीनियर, जैसे डिपार्टमेंट ऑफ लेट्स से महिलाओं के लिए जो डिपार्टमेंट से रिलेटेड अगर कोई जॉइंट सेक्रेटरी की पोस्ट निकलती है, जिसका जॉब प्रोफाइल ही है कि महिला संबंधी कानूनों में डिस्क्रिमिनेशन या इस सब के रिलेटेड डिसीजंस लिए जाएंगे, फॉर एग्जाम्पल की बात है, डिटेल नोटिफिकेशन हम सब पढ़ सकते हैं, बट अगर ऐसा लिया जाएगा तो ऐसे में इंडस्ट्री एक्सपर्ट वो व्यक्ति नहीं होगा जो एक महिला संबंधी कानूनों का जानकार हो या स्वयं में एक महिला हो। अगर रिजर्वेशन रिलेटेड किसी एक पर्टिकुलर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में या ट्राइबल अफेयर्स में ही लिया जाए, तो उसका इंडस्ट्री एक्सपर्ट ऑफ कोर्स एक रिजर्वेशन के द्वारा बेनिफिटेड आदमी ही होगा।
तो यहाँ पर ये भी देखना होगा कि अभी इस डिस्कशन को और डाइवर्सिफाई करने की जरूरत है और विभाग दर विभाग इस लैटरल एंट्री में रिजर्वेशन और इसके एक्सपर्ट लेवल को फाइंड आउट करना जरूरी है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, डिस्कशन की तो जरूरत है, लेकिन योगीराज जी जैसे कि अभी विलक्षण जी ने बताया रिजर्वेशन को लेकर भी क्यों इसका विरोध किया जा रहा है, क्या इससे बदलने वाला है, लेकिन क्या इसके पीछे सरकार का कोई मकसद भी हो सकता है, जैसा कि विपक्ष की ओर से किया जा रहा था कि मकसद के तौर पर किया जा रहा है लैटरल एंट्री, क्योंकि जब इसको वापस लिया गया, इस विज्ञापन को जब रद्द कराया गया तो ये कहा गया कि एक बार फिर से संविधान की जीत हुई, हमने विरोध किया, विपक्ष मजबूत है, इसलिए केंद्र सरकार को हर फैसला वापस लेना पड़ रहा है, जैसे कि हम पूर्व में भी चर्चा कर चुके हैं इसको लेकर। तो क्या लग रहा है सरकार का क्या वाकई इसके पीछे कोई मकसद हो सकता है? देखिए, विपक्ष की राजनीति करने के अपने तरीके हैं और राहुल गांधी जैसे विपक्ष ने कुछ नए तरीके ईजाद किए। उन नए तरीकों में एक तरीका ये भी है, ये कुछ मसले ऐसे हैं जो जल्दी विवाद का विषय बन जाते हैं। उनमें आप आरक्षण की बात कर दीजिए, उनमें आप अल्पसंख्यक की बात कर दीजिए, उनमें आप महिलाओं की बात कर दीजिए, उनमें आप छात्रों की बात कर दीजिए। ये जल्दी आग से सुलगने वाले मामले हैं, इसमें जल्दी आग लगती है और विपक्ष को आग लगाने में मजा आ रहा है। मेरा सवाल ये है, सरकार ने डिसीजन लिया, आपने इसका विरोध उसी तरह किया जैसे बच्चे हुल गदागद खेल खेलते हैं। हाँ। एक दूसरे में मार रहे हैं, लेकिन इसका नतीजा क्या निकल रहा है? विपक्ष यदि वास्तव में कंस्ट्रक्टिव वे में इसका विरोध कर रहा है तो समाधान दे वो। इन सबका आरोपी तो विपक्ष पहले से रहा है। अभी मनमोहन सिंह जी का जिक्र कर रहे थे, ऐसे कई हैं। नंदन नीलकणी जी कौन थे? मोन्टेक सिंह आलूवालिया कौन थे? ये सब लेटरल एंट्री वाले लोग थे। आपका जब समय आया तब आपने खूब बढ़िया लेटरल एंट्री से जिसे चाहे उसे ले आए। मध्य प्रदेश तो इतिहास है, यहाँ पर्ची पे नौकरी दे दी गई। ये अलग बात है कि यह बड़े पदों की बात हो रही है, तो ये होता चला आया। सरकार के पास कुछ राइट्स होने ही चाहिए, जिसमें उनको लगता है कि कोई किसी विषय का एक्सपर्ट है तो उसकी विशेषज्ञता का लाभ लेना ही चाहिए। और ये मामला सिर्फ इसलिए बढ़ा कि आपने इसमें आरक्षण का मुद्दा सुलगा दिया। बाकी पैनल में शायद ये डिस्कशन में आया भी होगा और ये बहुत दिनों से चल रहा है कि जब आप 3 पदों से कम करते हैं तो उसमें कोई आरक्षण की जरूरत ही नहीं पड़ती। हाँ। ये भी जो पद है ये 45 डिपार्टमेंट की इंडिविजुअल पद है। इंडिविजुअल पद में आरक्षण क्यों लागू होना चाहिए और कहाँ लागू होता है? तो जब वहाँ आरक्षण लागू नहीं होता, लेकिन एक उन्होंने तीली सुलगा दी कि साहब मोदी सरकार जो आरक्षण विरोधी है। लेकिन इंटरव्यू के बाद अपॉइंटमेंट में और मनमर्जी में काफी ज्यादा अंतर होता है। ये कहा जा रहा है कि अभी की सरकार जो है वो मनमर्जी कर रही है, पहले जब होता था तो फिर अपॉइंट करने के टेस्ट और इंटरव्यू भी लिए जाते थे। मनमर्जी तो हर सरकार करती है। हाँ। और दूसरा, यदि ऐसा हो रहा है तो उसका विरोध करो ना आप। हाँ। आपने 45 नौकरियों को गड्ढे में डाल दिया आपने। हाँ। ये कह के साहब इसमें आरक्षण नहीं है, तो इस तरह का विरोध नहीं होना चाहिए। आप उसका सॉल्यूशन भी दें। आप ठीक है। उस पद पर 45 वरिष्ठ लोग आते, 45 विशेषज्ञ लोग आते, किसके फेवर में होता है? लेकिन आपको चाहिए साहब उसमें आरक्षण होना चाहिए। और मैंने कहा कि ये ऐसा विषय है कि इसमें सत्ता पक्ष के भी कई दल सहमत हो जाते हैं, क्योंकि उनको अपना वोट बैंक तैयार करना है। हाँ। लेकिन कुछ मसलों पर विपक्ष को, सत्ता पक्ष को एक राय होना चाहिए। देश के मसले पर सभी को एक राय होना चाहिए। ये पद आते हैं, पद चले जाते हैं। एक बात और मैं बस बोल के समाप्त करूंगा। ये कहा जा रहा है कि सरकार हर डिसीजन को विड्रॉ कर रही है। हाँ। एक विशेषज्ञों की राय इसमें यह भी है कि सरकार हर डिसीजन को विड्रॉ नहीं कर रही है। विपक्ष ये बड़ा आंदोलन कर रहा है, बड़ा आरोप लगा रहा है कि साहब संविधान की हत्या हो रही है, संविधान का पालन नहीं हो रहा, नियम कायदे कानून का पालन नहीं हो रहा। इसलिए सरकार ने ये नियम कायदे कानून का पालन करने के लिए ये विड्रॉ की है। ये वापस नहीं लिए हैं, ये फिर आएंगे, मैं बता रहा हूँ आपको। ठीक है। लेकिन ये यानी दूसरा कहने स्वरूप के है। मैनेजमेंट बैठाने के लिए अभी ये सभी बिलों को वापस ले लिया गया है। चलिए शैलेंद्र जी, मैं आपके पास आ रही हूँ। जो सवाल मैंने योगेश जी से किया था, एक प्रतिक्रिया मैं इस पर आपकी भी चाहूंगी। देखिए, जब लैटरल एंट्री को लेकर यहाँ पर बात की जा रही है, तो अभी जैसे आपने भी पहले इसको कहा था कि सलाहकार अलग बात हो जाती है, लेकिन जब डिसीजन लेने की बात आती है तो अलग बात हो जाती है। तो क्या वाकई सरकार इसको मकसद के मुताबिक या फिर अपने मनमर्जी के मुताबिक कर रही? क्योंकि पहले का जो प्रावधान था, अपॉइंटमेंट के लिए टेस्ट और इंटरव्यू होता था, लेकिन अभी सरकार ये कह रही है कि अगर 50 नियुक्तियां निकली हैं तो हम उन 50 नियुक्तियों पर पदों पर अपने लोगों को अपॉइंट कर दें, दैट्स इट। तो पहले के प्रावधान में और अभी के प्रावधान में तो अंतर है, फिर पहले से इसका कंपैरिजन क्यों किया जा रहा है? देखिए, सरल शब्दों में ऋषिका जी मैं कहूँ तो पहली बात तो जो चीज़ यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के माध्यम से आ रही है तो वहाँ तो
नियमों का पालन होगा ही, यूपीएससी के माध्यम में आ रही है। कोई भी उम्मीदवार जो एस्पिरेंट होता है, जो यूपीएससी की तैयारी करता है, 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल जो भी उसका होता, जब वो चुन के जाता है, मैंने पूर्व में उदाहरण दे दिया कि एक प्रक्रिया होती है, जैसे कोई आईएएस पे सेलेक्ट हुआ तो वो प्रोबेशन के लिए पहले एसडीएम लेवल पे जाता है, फिर वहाँ अपनी सब ट्रेनिंग के बाद, वहाँ पोस्टिंग के बाद फिर उसको एक नया पद मिलता है। उसमें और भी पद होते हैं, जैसे शर्मा मैडम ने कहा कि आईपीएस की बात कही, आईआरएस भी होता है, आईईएस भी होता है। तो जैसे आईआरएस के उदाहरण ले लेते हैं, इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज का उदाहरण ले लेते हैं। रेवेन्यू सर्विसेज के माध्यम से जो वित्तीय प्रबंधन और वित्तीय जो अपराध होते हैं, उन संस्थाओं में ज़्यादातर उन लोगों की पोस्टिंग होती है जो आईआरएस होते हैं। अरविंद केजरीवाल भी रिटायर्ड आईआरएस थे, उन्होंने अपना इस्तीफा देके राजनीति में आए। तो जब देखिए इसी डिपार्टमेंट का उदाहरण ले लेते हैं, जब जहाँ कोई आर्थिक अपराध घटता है तो वहाँ पर ईडी इन्वॉल्व हो जाती है, वहाँ इनकम टैक्स इन्वॉल्व हो जाता है, स्वतः हो जाता है। अब ये लोग भी किसकी राय लेते हैं, आप अगर इसमें नोटिस करेंगे तो कई बार जो सीए होते हैं, चार्टर अकाउंटेंट होते हैं, वित्तीय सलाहकार होते हैं। इसके अलावा हमने देखा है जैसे ज्वेलरी पकड़ाती है तो जो एक दो ज्वेलर्स होते हैं उनको भी हायर करता है इनकम टैक्स, ईडी भी हायर करता है। तो कुल मिला के जब एक समूह बनता है उसमें विशेषज्ञों की मदद ली जाती है। कहीं भाई पत्रकार की जरूरत पड़ेगी, कोई ऐसा विषय आएगा तो किसी सीनियर जर्नलिस्ट को ढूंढा जाता है। तो पहले जो मैंने सलाहकार कहा, आपने जिस पे जोर दिया, सलाह हमेशा लेते हुए आ रहे हैं और सलाह अभी भी ली जा रही है। राज्यसभा की जो कई पोस्ट होती हैं वहाँ पे भी हमने देखा है कि क्रिकेट जगत से लोगों को लिया जाता है, खेल से लिया जाता है, अभिनय के क्षेत्र से लिया जाता है, राइटिंग कोई राइटर है वहाँ से लिया जाता है, थिंकर है। तो ये सब व्यवस्थाएं हमारे यहाँ पहले से हैं, सिर्फ केवल यूपीएससी के माध्यम से ये जो आई थी एडवर्टीजमेंट, जिसको बाद में बैक किया गया, सरकार इस पे विचार मंथन कर रही है। रिजर्वेशन पे मैं बोलना नहीं चाहता था लेकिन बोल देता हूँ। आप और हम जब कोई टैक्सी लेते हैं ओला से, उदाहरण है, तो हम तो ना तो उसकी दक्षता चेक करते हैं ना उसकी कास्ट चेक करते हैं। कोई भी बंदा बंदी आ जाती है, वो ओटीपी लेता है, हमको हमारे जगह से लेता है और हमारे गंतव्य छोड़ देता है। लेकिन हमारे मन में एक जो भय होता है, जो डर होता है, वो ये होता है कि वो बंदा बंदी एक्सपर्ट है या नहीं है, उसको ड्राइविंग आती है या नहीं आती। केवल उसके पास ड्राइविंग लाइसेंस है, वो हो जाने से वो एक्सपर्ट है, ये संभव नहीं है। देखिए दुर्घटना कहीं भी घट सकती है। तो ये मन में एक जो ख्याल रहता है, रिजर्वेशन की बात इसलिए नहीं करना चाहिए कि भारत में हर जाति हर धर्म के भीतर टैलेंट छिपा हुआ है, टैलेंट की कोई कमी नहीं है, क्योंकि ये पोस्ट एक्सपीरियंस लोगों की पोस्ट है और अनुभव की कोई जात पात नहीं होती। अनुभव जिसके पास है, जिसने बहुत अपने कार्य क्षेत्र में दमदारी से काम किया, जिसके पास एक्सपीरियंस है। एक छोटी सी बात और जोड़ता हूँ, जैसे फेसबुक की बात आई, ट्विटर की बात आई, ये जो सोशल एप्लीकेशंस हैं, अब आप देखिए 2020, 21, 22 में टेस्टिंग हो गई थी 5G की, भारत में 5G चलने लगा था। लोगों ने अपना लॉकडाउन का जो दुख था वो सुख में कन्वर्ट किया जब उनको 5G फ्री मिल रहा था, लेकिन BSNL अभी तक 5G नहीं ला पाया। तो अब यहाँ पर बात क्या आ गई, मैं ये नहीं कह रहा कि जो अधिकारी हैं वो अपडेटेड नहीं है, लेकिन वो एक जब किसी फील्ड में काम करते हैं, एक आईएएस जो होता है वो किसी भी विभाग में 2 साल 3 साल रह लेता है। 3 साल में जब तक वो काम समझता है उस विभाग का, तब तक उसका ट्रांसफर कर दिया जाता है। तो हर विभाग में सलाहकार तो होता ही है। आप पीएचई का मध्य प्रदेश का उदाहरण ले लीजिए, ईएनसी की पोस्ट होती है, उसके समकक्ष एक ईएनसी अधिकारी होता है, उन्हीं का बैचमेट होता है आसपास का, लेकिन वो सलाहकार की भूमिका में होता है। तो सलाहकार सब जगह हैं। सरकार को छोटी मोटी बातों को दुरुस्त कर देना चाहिए और विपक्ष को भी और बाकी लोगों को भी बड़े मन से ऐसे जो गंभीर मसले हैं जिसमें देश की, राष्ट्र की सुरक्षा, राष्ट्र का गौरव, राष्ट्र की तरक्की जुड़ी है, वहाँ पे बड़े मन से लोगों को काम करना चाहिए। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बड़े मन से लोगों को काम तो करना चाहिए, लेकिन उपेंद्र तिवारी जी, विशेषज्ञों का ये भी कहना है कि शॉर्टकट अपनाने की जगह प्रशासनिक जो ढांचा है उसे ठीक करना चाहिए। कहीं ना कहीं मेरिट की क्वालिटी को लेकर वो बात कर रहे हैं। और देखिए, अगर कोई 23-24 साल का बच्चा अगर कोई टेस्ट पास कर लेता है, वो उसके जरिए अगर रिक्रूट करके उसे इस पोजीशन पे बैठा लिया जाए आरक्षण की बात करके, तो वो भी तो ठीक नहीं है ना। बिल्कुल ठीक नहीं है। ठीक तो वही है, इस देश के अगर आगे बढ़ाना है तो हर जगह टैलेंट होना चाहिए। प्रशासनिक कार्य प्रणाली में टैलेंट के बिना आप इस देश को आगे नहीं बढ़ा सकते। आप देखिए हमारे यहाँ के लोग विदेशों में जाके, जो वही लोग जा रहे हैं ना जिनके पास टैलेंट है, हर कोई तो नहीं जा पा रहा, तो विदेशों में आज जो नौकरियां कर रहे हैं वो टैलेंट की दम पे कर रहे हैं।
यहाँ हमारे यहाँ जब इसको जो पॉलिटिक्स है उस वो इतने घटिया दर्जे पे पहुंच गई है, वो यही नहीं समझ पाती कि हमें किस बात का विरोध करना है, किस बात का देश हित में समर्थन करना है। बस जो सत्ता में है उसका विरोध करना है। मेरा ये सोचना है कि जो सत्ता में अगर अच्छे काम करता है तो उसके साथ साथ कदम से कदम बढ़ाना चाहिए, क्योंकि ये देश का मामला है, ये दल का मामला नहीं है। हर मामले को, देश से जुड़े हुए हर मामले को यहाँ दल का मामला बना लिया गया है। इस कारण से जो अच्छे काम होते हैं वो भी प्रभावित होते हैं, और अच्छे कामों को प्रभावित ना हो इसके लिए, जैसा हमारे साथी भाई मिश्रा जी ने बोला कि सारे दलों को बड़े मन से काम करना चाहिए, तो ये बात 16 आने सही है कि सारे दलों को बड़े मन से काम करना चाहिए। लेकिन ये बड़े मन से काम करने वाली संकीर्णता हमने पिछले कई वर्षों में देखा है कि बड़े मन से काम करने वाली बात जो है उसमें बहुत ज़्यादा संकीर्णता आ गई है, और बड़ा मन जो राजनीतिक दल हैं वो बना नहीं पा रहे राष्ट्र हित की बातों में। आज अगर हमारी सीमा पे कोई बात आ जाए तो ये सब क्या उसका भी विरोध करेंगे, उस सीमा पे लिए हुए निर्णयों पर? लेकर सर कब विरोध नहीं हुआ? देखिए कई चीजों को लेकर विपक्ष की भूमिका हम ये देख रहे हैं कि हर चीज, अगर सरकार कुछ भी लेकर आ रही है, कोई भी बिल हो, उनका कोई बयान हो, कोई फैसला हो, तो हर एक चीज को लेकर विरोध किया जा रहा है। विपक्ष विरोध कर रहा है और कहीं ना कहीं ये बताने की कोशिश कर रहा है कि विपक्ष इस बार मजबूती से है। तो अब इसका मतलब ये तो नहीं ना कल्पना जी कि हर चीज का विरोध किया जाए। अगर इसको नौकरी के तौर पर ना देखें और सिर्फ देखें कि देश की सेवा इससे हो रही है, तो ये एक बेहतर कदम है। लेकिन क्या जरूरी है कि हर एक फैसले पर, हर एक चीज पर विरोध किया जाए, फिर उसको बीच में अटका दिया जाए, और उसके बाद कहीं ना कहीं, जैसे कि अब क्योंकि 45 पद अभी भी खाली हैं और उनको लेकर अब चर्चाएं हैं कि आखिर अब उसको लेकर क्या होगा, क्या उसका दूसरा विकल्प है, तो चीजों को लटकाने की वजह मुझे लगता है कि चीजें अगर हो जाए तो वो बेहतर होगा। देखिए ऋषिका, सरकार जब सत्ता में होती है, कोई भी सरकार हो, उसके पास पावर होती है। मैंने पहले भी कहा कि बैकडोर से एंट्री पर आज भी बैन नहीं है। सरकार जिसको चाहे, जिसको जैसे चाहे वहाँ उस पद पर बिठा सकती है और बैठाती आई है। तो ये अगर सवाल है कि ये 45 पद कैसे भरे जाएंगे, तो इसका तो विकल्प है सरकार के पास। यदि उसको कोई ऐसा डिजर्विंग कैंडिडेट मिलता है तो उसको वो बेधड़ल्ले से शामिल कर सकती है और उसकी पूरी योग्यता जितनी भी है उसका लाभ उठा सकती है, और उसमें कि सरकार को कोई फर्क, किसी को भी, विपक्ष को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। विपक्ष को सिर्फ इस बात का फर्क पड़ता है कि पारदर्शिता कैसे आ सकती है, क्योंकि ये सारी चीज़ें भविष्य के लिए उनके लिए एक ड्रॉबैक ज़रूर साबित होती। तो कहीं ना कहीं ये, और दूसरा कि ये सरकार की अपनी डिमांड नहीं थी, ये आर्क और दूसरा नीति आयोग उनके रिकमेंडेशन पर इन पोस्ट की वैकेंसीज निकाली गई थी। ये एक सबसे बड़ी बात थी। तो कहीं ना कहीं अगर ये कह दिया जाए कि बाकी सिर्फ अपनी सरकार अपनी ही डिसीजंस लेती है, नहीं, वो आसपास के जितने भी उनके डिपार्टमेंट्स हैं उनसे रिक्वायरमेंट मांगती है। और दूसरा, स्टेट को सबसे पहले उस पोस्ट को भरने के लिए, वैकेंसीज फुल करने के लिए उनसे आईएएस मांगे गए। जब स्टेट द्वारा मना कर दिया गया, मना किया कि भाई हमारे पास, क्योंकि हमारे पास लंबे समय से, आप किसी स्टेट के पास 1 या 2 आईएएस अगर पर ईयर निकल रहा है तो आप ये बताइए, क्योंकि 56 वैकेंसी निकली कुछ साल जो मैंने बताया, और ये बहुत लंबा समय नहीं रहेगा जब हमारे यहाँ ये शॉर्टेज है। ये मुश्किल से आप 29 तक मान लीजिए, 29 के बाद, क्योंकि अब 180 वैकेंसीज निकलने लगी हैं आईएएस और इन सारी पोस्टों में। जब ये निकलेंगी तो सिंपल सी बात है, हमारे पास एक मेजॉरिटी होगी इन सारे अधिकारियों की जो हम सेंट्रल को डेपुटेशन पर दे पाएंगे। तो कहीं ना कहीं ये थोड़ा सा टाइम है जिसको निकाल दिया जाएगा, सरकार अपने तरीके से कर लेगी। लेकिन उन सारे विपक्ष पार्टियों को इसमें ज़रूर गौर करने की आवश्यकता है कि वो जिन विषयों को उठाती है। आप देखिए, जब आप मिस इंडिया में कह सकते हैं कि उसमें आप दलित और वैसी महिलाएं क्यों नहीं हैं, जब आप इस तरह की बातें कर सकते हैं तो आप किसी भी निचले स्तर पर ला सकते हैं राजनीति के तहत। लेकिन आप जनता को ये समझ लेना चाहिए ऋषिका कि वो दिन बीत गए। आज योग्यता की बात है। आज जो दौड़ने में अव्वल है अवार्ड उसी को मिलेगा। आप गले में किसी के मेडल टांग देने से वो डिजर्विंग नहीं हो जाता है। बिल्कुल ठीक कह रही कल्पना जी। हर चीज को लेकर आरक्षण की डिमांड करना भी ठीक नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं विपक्षी दल और साथ ही साथ जो बीजेपी के सहयोगी दल हैं, अगर इसको लेकर मांग कर भी रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये भी देखना होगा, क्योंकि वोट बैंक की राजनीति अब लगातार की जा रही है, चाहे वो बीजेपी के सहयोगी दल हो या फिर विपक्षी विरोधी दल हो। लेकिन विलक्षण जी, एक बात और सामने आ रही है, प्रशासन देखिए मिशन मोड पर काम तो कर रहा है अपने तरीके से, लेकिन जब इन तमाम चीजों को लेकर बातें सामने आती हैं तो कहीं ना कहीं जो नियमित सुधार होने की जरूरत है, क्या वो नहीं हो पा रहा है, इस वजह से ये चीजें सामने आ रही हैं?
देखिए ऋषिका, होता क्या है कि भारत देश में जब भी इस तरह के रिक्रूटमेंट रिलेटेड प्रोसेस से या एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर से रिलेटेड हमेशा हाई लेवल कमिटियों का गठन होता रहता है। हाँ। और हाई लेवल कमिटियों के गठन के बाद जिसमें कई तरीके के स्टेक होल्डर्स होते हैं, गवर्नमेंटल, नॉन गवर्नमेंटल, एक्स सुप्रीम कोर्ट के जस्टिसेस हो गए, अब कई मेंबर्स होते हैं और वो रिकमेंडेशंस देते रहते हैं और यही रिपोर्ट्स के रूप में, नोटिफिकेशंस के रूप में और कई बार चेंजेस के रूप में, जैसे लैटरल एंट्री है, ये भी एक चेंजेस के रूप में ही आई। पॉइंट अल्टीमेटली ये कम्स डाउन टू द फैक्ट ये आता है कि ये प्रोसेस इंडिया के लिए कितना फिक्सअप आता है। जैसे हमारे को पैनलिस्टों ने बताया कि अमेरिका में नॉमिनेशंस किए जाते हैं अमेरिकन प्रेसिडेंट द्वारा, वो चुन सकते हैं कि उनका कैबिनेट से लेके उनकी गवर्नमेंट की फंक्शनिंग के लिए लेकिन वहाँ तो पूरा 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 सीनियर एडमिनिस्ट्रेशन ही चेंज हो जाता है सरकार के साथ। एग्जैक्टली माय पॉइंट। हम लोगों ने यूके का एग्जांपल लिया जहाँ से बेसिकली ये कॉन्सेप्ट निकल के आया। सी उनके यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट इसलिए निकल के आया था क्योंकि वो चाह रहे थे कि इंडस्ट्री लॉबी जो करप्शन को बढ़ावा दे रही है, इंडस्ट्री लॉबी कैसे ऋषिका, जैसे एक संगठित रूप से एक इंडस्ट्री है, कोल माइनिंग की मान लीजिए इंडस्ट्री, मोनोपोली को लेकर भी सर नहीं, मोनोपोली भी नहीं, मैं इसको थोड़ा एलैबोरेटली आपको बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए अगर एक किसी देश में संगठित रूप से एक कोल माइनिंग की इंडस्ट्री के सारे सीईओज है या बैरन्स हैं, इन लोगों ने आज मिलकर डिसाइड किया कि एक फॉरेस्ट कवर को खत्म कर दिया जाए। तो अगर ऐसी लैटरल एंट्री जैसी जहां पे सरकार और ऐसी लॉबीज के बीच में प्रॉपर ब्रिजिंग नहीं हो तो ये करप्शन को बढ़ावा देगी, क्योंकि आप लोकल रिप्रेजेंटेटिव, पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स को रिश्वत देंगे, आप उन्हें कई तरीके के फेवर्स देंगे जिनसे वो ऐसे तरीके के ऑर्डर्स पास करेंगे जहां पे इंडस्ट्रियल फायदा हो। अगर हम ध्यान से स्टडी करें तो अमेरिका में भी मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स जो कहा जाता है वो इसी को कहा जाता है, लेकिन हम वही पुरानी भेड़ चाल 1980 की सोच के साथ आज भी चल रहे हैं। हमने ये देखा कि ऐसे नेक्सस को तोड़ने के लिए यूके में से डायरेक्ट वो कॉन्सेप्ट इंडिया में लिया जा सकता है, लेकिन क्या इंडिया में लैटरल एंट्री बिना किसी कंडीशंस के एज इट इज कॉपी करना इंडियन गवर्नमेंटल सिस्टम्स की जगह पे कॉपी करने में क्या वो सही है? क्या वो एक तरीके से प्रोबेबली स्टैब्लिश रह पाएगा? चेक्स एंड बैलेंसेस आज भी ऐसी लैटरल एंट्रीज और रिक्रूटमेंट्स में नहीं है और अब जाके धीरे धीरे इन चेक्स एंड बैलेंसेस की रेलेवेंसी आ रही है डायरेक्ट और क्या कहते हैं लॉन्ग टर्म रिक्रूटमेंट्स में भी। इसी का सबसे बेस्ट एग्जांपल है जो आईएएस पूजा खेड़कर के साथ हुआ कि वो प्रोबेशन के दौरान उनके यहाँ जो वायलेशंस किए गए उससे एक साफ उजागर हुआ और अकेली उनकी नहीं, वो एक पैंडोरास बॉक्स था। आपको पता चला कि ऐसे हाई लेवल रिक्रूटमेंट देश का क्या वर्ल्ड के सबसे कॉम्पिटिटिव टफ एग्जामिनेशन में आपको पता चला कि कई ऐसे आईएएस निकल के आए जिन्होंने फर्जी डॉक्यूमेंट्स किए थे। तो आप लेवल ये सोच सकती हैं कि लैटरल एंट्रीज में कितनी होती होंगी। अल्टीमेटली ऋषिका, इंडिया में इसी प्रोसेस को अगर और ट्रांसपेरेंट करना है लैटरल एंट्री को, तो रादर देन लैटरल एंट्रीज एक एडवाइजरी बोर्ड्स का गठन करना चाहिए जिसमें बैठ के नेगोशिएशंस इंडस्ट्री द्वारा और पॉलिटिशियंस द्वारा प्रॉपरली की जा सके। सरकार को बेनिफिट्स निकालने के लिए कई मौके और कई मोड्स भी मिलते हैं। जैसे सरकार अगर आज भारतीय रेलवे में सर्विसेज की बात है कि हमें अच्छा खाना नहीं मिल रहा है या सर्विस केटरिंग मिली तो सरकार पीपीपी मोड लाई, तेजस एक्सप्रेस जैसी गाड़ियों को प्राइवेटाइज किया गया, आगे जाकर बुलेट ट्रेन को इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स के साथ जोड़ के अहमदाबाद मुंबई का एक पूरा का पूरा कॉरिडोर बनाया गया और ऐसे कई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स बनाए जा रहे हैं। तो लैटरल एंट्री ही एक अलग तरीका नहीं है कि आप ऐसी खाली रिक्त पोस्टों को भरा जा सके। आप एलिवेशन के ऊपर भी कर सकते हैं। मंडल कमीशन ने तो कहा सारे और ऑप्शंस इसको भरने के लिए हो सकते हैं। बिल्कुल आपने ठीक कहा, लेकिन विवाद लैटरल एंट्री को लेकर लगातार किया जा रहा है और अभी इसको लेकर चर्चा इसीलिए और आज इसी विषय पर हम चर्चा भी कर रहे थे। योगीराज योगेश जी, अंतिम प्रतिक्रिया मैं आपसे लेना चाहूंगी। लैटरल एंट्री की जहां पर बात हो रही है तो क्या लैटरल एंट्री को लेकर जिस तरह से विज्ञापन जारी किया गया फिर उसे वापस लिया गया, कहीं ना कहीं जैसा कहा जा रहा था कोटा खत्म करने की गारंटी क्या बीजेपी की ओर से दी जा रही थी? कैसे खत्म होगा कोटा? ये मैं वही तो कह रहा हूँ, आप कुछ भी अपने मन से कह दो आप। जैसे आपने चुनाव के पहले कह दिया संविधान खत्म हो गया, जैसे आपने कह दिया साहब 16 लाख करोड़ का कर्ज उद्योगपतियों को माफ कर दिया। अरे चीज फैक्ट तो लाइए आप, कहाँ का कौन 16,000 करोड़ कौन से उद्योगपति के माफ किए? कुछ भी आए वहाँ शायद आप बके चले जा रहे हो और 50 से 99 होगा तो आप ये मान के चल रहे हैं कि हम तो सक्सेस हो गए। आपको व्यवहारिक धरातल पर बात करनी चाहिए। लेटरल एंट्री आज से नहीं, आजादी के बाद से हो रही है और होना चाहिए, मैं ये कह रहा हूँ। इसमें कोई सरकार ये थोड़ी कि अपने लोगों को लाके भर्ती कर रही है। लेकिन जो इसके विकल्प में और बाकी चीजें हैं, बाकी जो ऑप्शन जैसे एडवाइजरी बोर्ड की भी अभी अभिलक्षण जी ने चर्चा की, तो इन चीजों पर भी जाया जा सकता है क्या रादर देन लेटरल एंट्री? तो मना कर रही है क्या सरकार? जाती है, वो तो लाते ही है। सलाहकार भी लाते हैं, इस तरह से भी लाते हैं, वो अलग अलग तरीके हैं लोगों को काम करवाने के।
सरकार की मंशा ये होती है कि हम बेहतर प्रोडक्शन दें, बेहतर गवर्नेंस दें, और इसके लिए हमें जो करना पड़े, विशेषज्ञ लाना पड़े, हम विशेषज्ञ लेके आएंगे। लेकिन आप केवल उस पर, यदि मान लो सरकार ये 45 एक साथ निकालने की बजाय 3-3 करके निकालती तो क्या करता विपक्ष? कर लेती सरकार, तो 45 के 45 करती, वो भरती। तो चूंकि सरकार ने एक साथ विज्ञापन निकाल दिया तो आप आरक्षण की बात करने लग गए आप। तो ये अव्यावहारिक बात नहीं होना चाहिए। बात वो होना चाहिए, अब आप हर बार ये कहते हैं साहब हम आए तो लेटरल एंट्री बंद कर देंगे, अग्निवीर बंद कर देंगे। तो भैया शुरू क्या करोगे ये भी तो बताओ आप। ठीक है, केवल सरकार का विरोध करें आप और कोई कंस्ट्रक्टिव आपका सजेशन कभी सामने ना आए, तो ये गलत तरीका है। आप केवल कुछ वर्गों को टारगेट करके चलें। आरक्षण के नाम पर आपका वोट बैंक है, मैंने पहले भी जिक्र किया, अल्पसंख्यक के नाम पे आपका वोट बैंक है, तुरंत आपको मिर्ची लग जाती है। हम जैसे मान लो आप सब सामान्य वर्ग के लोग हैं, तो ये तो सब आपके लिए बड़े बहुमूल्य चीजों को, हम क्या सत्यनारायण कथा की प्रसाद है कि सबको जरा जरा सा बांट दो, यदि आपको मिलेगा तो जय श्री राम, तो ठीक है। बाहर खेलें। ठीक है, हाँ, कहना चाहूँगा जल्दी से मैम, जल्दी से। सबसे बड़ी बात, पहली ऐसी सरकार है जिसने 46 आईएएस आईपीएस को टर्मिनेट किया सिर्फ इसलिए क्योंकि उन पे बहुत सारे एलिगेशंस थे। इससे पहले सरकारें हमेशा इस तरह की चीजों से बचती रही, लेकिन क्योंकि उन पर करप्शन के आरोप थे, उन पे ऐसे बहुत सारे एलिगेशंस थे जो प्रूफ हुए, उसके बाद उनको बाहर किया गया। तो बात की जा रही है ना, कमीशन मोड पर सरकार काम कर रही है, लेकिन उस पर डंगा लगाया जा रहा है। जल्दी से ऋषि बस सबको 30-30 सेकंड दे दीजिए क्लोजिंग राइट, हाँ, इसमें क्या है, जब कोई ऐसा निर्णय होता है जैसे लेटरल एंट्री की 45 भर्ती आई, तो ऐसा नहीं किसी एक व्यक्ति का डिसीजन है। जब इस तरह की कहीं रिक्वायरमेंट होती है तो पूरी एक कमेटी बनती है, उस पर डिस्कशन होता है, मीटिंग होती है, और 10 बार सोचने समझने के बाद फिर कोई निर्णय लिया जाता है। विलक्षण जी, और इसी के साथ जब हम रिजर्वेशन और ट्रांसपेरेंसी की बात करते हैं तो क्या इस देश में, जैसे आपने बोला कि एडवाइजरी बोर्ड, तो क्या इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च नहीं है जो सरकार को लगातार एडवाइस करती रहती है कि ये मेडिकल डिसीजन सही है? क्या बार काउंसिल ऑफ इंडिया नहीं है जो सरकार को ये बताती रहती है कि लीगल एजुकेशन से लेकर लीगल रिक्रूटमेंट के लिए कैसे किया जाए? ये कांग्रेस सरकार ने, ऋषिका, कांग्रेस सरकार ने जब 2003 से 2019 से जब 1999 से जब वैकेंसी बंद की, उनका यही मानना था कि अब सब चीजें प्राइवेट हो जाएंगी, इनकी आवश्यकता नहीं। लेकिन क्योंकि टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, बहुत सारी चीजें, हमको नए कॉन्सेप्ट की आवश्यकता है, इसीलिए इन चीजों की आवश्यकता है। विलक्षण जल्दी से बात। जी, तो हो सकता है कि हम ऐसे एडवाइजरी बोर्ड्स की तरफ थोड़ा थोड़ा झुकाव देखें, लेकिन जब तक हमें अभी तक जो एक ट्रैक रिकॉर्ड लैटरल एंट्री का रहा है वो एक सक्सेस रहा है, तो अभी मेरे ख्याल से ड्रास्टिक चेंज सरकार की लिस्ट में तो नहीं होगा। इसका एक सामंजस्य या फिर एक हाइब्रिड हमें आगे देखने को मिल लेकिन विचार हो सकता है इस पर। हाँ शैलेंद्र जी, जल्दी से। देखिए ऋषिका जी, 2 बात महत्वपूर्ण है, उनको समझ लेना चाहिए। सुधार हर क्षेत्र में होता है। प्रशासनिक सुधार आयोग है भारत के भीतर जो अपनी रिकमेंडेशन समय समय पे देता है। पुलिस एस्टेब्लिशमेंट बोर्ड भी बन गए कई स्टेट्स में, हमारे मध्य प्रदेश में भी है। लेटरल एंट्री के मामले में ये ख्याल रखना चाहिए सरकार को, आरक्षण और बाकी चीज़ों को छोड़ के, मेरा व्यक्तिगत मत है, जो लॉबिस्ट होते हैं, जैसे कि अभी उदाहरण आए थे कि इंडस्ट्रियल लॉबिस्ट होते हैं और अन्य अलग अलग क्षेत्रों के लॉबिस्ट होते हैं, तो जो लॉबिस्ट के जो लोग हैं, कहीं वो तो इस रास्ते के माध्यम से नहीं घुस जाएंगे और वहाँ पीएमओ में बैठकर उस महत्वपूर्ण पद पर बैठ के किसी व्यक्ति विशेष को तो लाभ नहीं पहुंचाएंगे। ये एक जो बारीकी वाला काम है, और मुझे लगता है सरकार में बड़े गंभीर लोग हैं, वो इस बात का ख्याल रखेंगे और टैलेंट को ढूंढ के लाएंगे। उसके लिए हर बात पर विचार पुनर्विचार किया जाता है, लेकिन आपने जो सवाल किया ये भी बड़ा महत्वपूर्ण है। लेकिन ऋषिका, सरकार प्लीज, अब समय की सीमा है, क्योंकि देखिए लेटरल एंट्री को लेकर चर्चा एक बार फिर से तेज हो गई है। पहले जब इस विज्ञापन को निकाला गया, फिर इसको विपक्ष के विरोध के बाद वापस लिया गया, तो सवाल तब भी काफी अच्छे। और एक बार फिर से चर्चा इसी पर कि जो 45 पदों पर नियुक्तियां निकाली गई थी, अब उसके लिए दूसरा विकल्प क्या है? क्या जिस तरह से तमाम विकल्प यहाँ पर बताए गए, फॉर एग्जाम्पल एडवाइजरी बोर्ड की भी बात की गई, तो क्या इस तरह के चीजों पर सरकार जा सकती है? और जो तमाम जो सवाल है, जो जनता पूछ रही है, लेटरल एंट्री की बजाय अगर इसका विरोध किया जा रहा है तो क्या दूसरा ऑप्शन सरकार के पास है? और क्या नियुक्तियां निकालने के लिए इसका सही और गलत क्या तर्क है, यह भी हमने चर्चा में भी लिया। फिलहाल समय हमें इतनी इजाजत दे रहा है, इस कार्यक्रम में इतना ही। आप सभी मेहमानों का, शैलेंद्र मिश्रा शैली जी, उपेंद्र तिवारी जी, योगीराज योगेश जी, विलक्षण सक्सेना जी, कल्पना जी, बहुत शुक्रिया। कल फिर मुलाकात होगी एक नए मुद्दे के साथ, तब तक बने रहिए देश न्यूज के साथ। नमस्कार।